ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम फिर एक बार, आज मंडे है, हम फिर एक बार अपने टॉपिक पर लौट रहे हैं। आपको याद होगा हम वर्ल्ड हिस्ट्री के ग्रेजुअल इवोल्यूशन पर नज़र डाल रहे हैं। हमने कुल वर्ल्ड हिस्ट्री को 6 पार्ट्स में बांट कर देखा है। ये घटनाक्रम नहीं है, इवेंट्स नहीं है, यह है चेंजेज, जो कैसे धीरे धीरे बदल रहा है। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक परिवर्तन हो रहा है, कैसे वर्गीय समीकरण बदल रहा है, उस क्लास इक्वेशन के बदलाव में इकोनॉमिक फैक्टर काम कर रहा है, और किस प्रकार से वो चेंजिंग क्लास इक्वेशन राजनीतिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन और अन्य प्रकार के परिवर्तनों को बल दे रहा है। तो हम मुख्य रूप से यहाँ पर चेंजेज को अंडरलाइन कर रहे हैं। हमने देखा पहले पार्ट में राइज ऑफ मॉडर्न वेस्ट, दूसरे पार्ट में इनलाइटेनमेंट से लेकर नेशनलिज्म के डेवलपमेंट तक देखा। हमारा तीसरा पार्ट था जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से आरंभ होकर और वह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ओरिजिन तक आया। और हमारा चौथा पार्ट था, फोर्थ पार्ट था, जो 2 वर्ल्ड वॉर्स के बीच के एरिया को कवर करता है। और हमारा पांचवा पार्ट है, व्हाट इज द फिफ्थ वन पार्ट। तो फिफ्थ वन पार्ट पर अगर हम नज़र डालते हैं तो वह एक बड़ा ही अहम पार्ट है, और वह है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का किस तरह से आगामी 2 to 3 डिकेड्स के अनुसार, 2 to 3 डिकेड्स में 2-3 दशकों में क्या विकास हुआ, कैसे विश्व में बदलाव आया। क्योंकि उस समय तक थर्ड वर्ल्ड भी अस्तित्व में आ गया, डीकोलोनाइजेशन हुआ, यूएनओ का गठन हुआ, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विकास हुआ। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो राष्ट्र आ रहे थे वो केवल डेवलप्ड कंट्रीज नहीं थे, वो थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज भी थे। और वो थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज थे पुरानी कॉलोनीज, जिन्होंने एक नई दुनिया स्थापित करने का प्रयास किया। इन द मीन टाइम वर्ल्ड वॉर्स में ही कई नई चीज़ों की नींव पड़ी। वह चीज़ थी कोल्ड वॉर। वही टाइम था जो यूरोप में एकीकरण भी हो रहा था, एंड यूनिफिकेशन ऑफ यूरोप। अगर हम कोल्ड वॉर को डिवीजन के रूप में देखें तो फिर जो हम यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यूरोपीय समुदाय का गठन देखते हैं, वह एरिया एक बड़ा ही अहम एरिया है, और उसे हम यूरोप के यूनिफिकेशन के रूप में देखते हैं। तो इस तरह से हम बदलाव की प्रक्रिया से गुजर रहे थे, और हम कुल मिलाकर 1970 के दशक तक पहुंच चुके थे। हमने यह भी देखा था किस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक गवर्नेंस की स्थापना हुई थी, IMF, वर्ल्ड बैंक, गैट। और वो प्रतिमान जॉन मेनार्ड केन्स ने स्थापित किए थे, जो प्रतिमान आगामी 2 दशकों तक, 2 डिकेड्स तक कैपिटलिज्म के सक्सेस का कारण रहा था। 1970 के दशक तक दुनिया कैसे चली थी। अब हमें 1970 के बाद से लेकर ग्लोबलाइजेशन के, डीकोलोनाइजेशन के स्टेज तक का देखना है। तो हम थोड़ा सा एक नज़र डालते हैं तो पता चलता है कि 1970 के दशक तक, यानी 1970 तक जो कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ इकोनॉमी है वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा था, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय गवर्नेंस, इंटरनेशनल गवर्नेंस को इस्टेब्लिश किया गया था डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से, वह भी सफल हुआ था। उसी प्रकार से भले ही कॉलोनी आज़ाद हो गई, लेकिन कॉलोनी के आज़ाद होने के बाद भी जो कॉलोनियलिज्म था उसने रूप परिवर्तित किया था, समाप्त नहीं हुआ था। उपनिवेश के स्वतंत्र होने के बाद भी उनकी इकोनॉमी पर पश्चिमी देशों का ही डोमिनेंस बना रहा। इसका मतलब है कि पश्चिमी देश आगे भी फलते फूलते रहे, और जो थर्ड वर्ल्ड के कंट्री, जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे, अधिकांश कंट्रीज ने क्योंकि कैपिटलिस्ट मॉडल को अपना लिया, तो पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी कुल मिलाकर पश्चिमी देशों के फेवर में रह गई थी। लेकिन 1917 जो एक घटना हुई उसको किसी ने भी ऑर्डेन नहीं किया था, और वो घटना थी ऑयल क्राइसिस, तेल संकट। तेल संकट, दो तेल संकट हुए। पहला 1973 में घटित हुआ था और दूसरा 1979 में। तेल संकट में पहले अरब इसराइल के मुद्दे पर अरब कंट्रीज ने एक ऑयल एम्बार्गो लगाया था पूरे वर्ल्ड में। वो एम्बार्गो का मतलब था कि पेट्रोलियम की कीमत में अचानक 4 गुना वृद्धि हो गई। फिर 1979 में ओपेक कंट्रीज ने मिलकर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के मूल्य में 6 टाइम्स ज़्यादा की वृद्धि कर दी। तो अब दो बार इस ऑयल संकट होते ही पेट्रोलियम की जो भाव है वो आसमान छूने लगे, और वो देखते देखते ब्लैक डायमंड में तब्दील कर गया। पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल गई। और यहाँ जो हम केंसियन इकोनॉमिक्स को जिसे हम जानते हैं, वो केंसियन इकोनॉमिक्स फॉर टाइम बिंग फेल कर गई। फेल होने का कारण था, एक बार हम याद करें कि केंसियन इकोनॉमिक्स का सक्सेस मंत्रा क्या था सफलता का सूत्र। वो सूत्र यह था कि एक समय में या तो मंदी रहेगी या फिर मुद्रास्फीति रहेगी, दोनों एक साथ नहीं रह सकती। तो उसका सीधा सा फॉर्मूला था कि अगर इकोनॉमी में आपको मंदी के लक्ष्य नजर आए तो आप गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ा दीजिए, टैक्स में कटौती कर दीजिए, डिमांड बढ़ेगा तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ने पर फिर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट
से परचेजिंग पावर लोगों में आएगा तो फिर डिमांड बढ़ेगा। ये साइकिल चलता रहेगा जब तक हम कंप्लीट एम्प्लॉयमेंट के स्टेज में नहीं पहुंच जाएंगे। फिर जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर इकोनॉमी पर पड़ने लगेगा तो ऐसी स्थिति में फिर अब हमें दूसरा तरीका अपनाना है। हमें एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में कट करना है और टैक्स की रकम बढ़ानी है, तो फिर डिमांड कम हो जाएगा और संतुलन आ जाएगा। लेकिन माय स्टूडेंट्स, दुनिया में एक बड़ी अजीब चीज़ आ गई, इसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। वो ऐसा कि ऑयल क्राइसिस के बाद जो अरब कंट्रीज थे वो सारे वर्ल्ड के रिसोर्सेस उनकी तरफ मूव कर गए। तो हुआ क्या कि दुनिया के बाकी कंट्रीज थे उनको परचेजिंग पावर नहीं रह गया था, वो परचेज करने की स्थिति में नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ दुनिया के बाकी चीज़ों परचेज करने की स्थिति में नहीं थे, और उसकी ठीक उसके विपरीत एक दूसरी स्थिति आ गई थी कि जो अरब कंट्रीज थे वहाँ पर जो रिसोर्सेस आए तो खर्च उन्होंने नहीं किया, क्योंकि शुरू में बहुत गरीबी के बाद पैसे मिल रहे थे तो उसको बचा कर रखना मुनासिब समझा। परिणाम यह हुआ कि दुनिया में डिमांड गिर गया, क्योंकि जो खर्च करने की स्थिति में वो खर्च नहीं कर रहे हैं, और जो खर्च करने की स्थिति में वो खर्च नहीं कर रहे हैं, और जो खर्च जिनको करना चाहिए उनको खर्च करने की स्थिति नहीं है। तो ये एक ऐसी एडवर्स कंडीशन आ गया जिससे डिमांड क्रैश कर गया। अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अगर महंगे हो गए तो उस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बेसिस पर, उसके इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर हम समझ सकते हैं कि जो प्रोडक्शन हो रहा है वो ऑटोमेटिक कॉस्टली हो गया, क्योंकि जो हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट्स है उनके दो यूज़ थे। एक तो फ्यूल के रूप में उनका यूज़ हो रहा था, दूसरा कई बार इनपुट के रूप में दूसरे तरह का केमिकल्स इंडस्ट्री में उनका यूज हो रहा था। तो चूंकि इनपुट कॉस्टली हो गया तो आउटपुट ऑलरेडी कॉस्टली हो गया, तो वहाँ पर डिमांड सप्लाई के रूप से काम नहीं चलेगा। इनपुट कॉस्टली है तो अगर डिमांड कम भी है तो अभी एक सीमा से ज़्यादा तो मूल्य गिरा नहीं सकते। तो दो समस्याएं एक साथ आ गई, और वह थी मुद्रास्फीति और मंदी, मतलब मूल्य वृद्धि और मंदी दोनों एक साथ आ गए। उसके लिए एक पॉपुलर नेम निकल गया इकोनॉमिक पार्लेंस में, और उसे कहते हैं स्टैगफ्लेशन, जो दोनों बुराइयां एक साथ आ गई। अब केन्सियन इकोनॉमिक्स फॉर टाइम बीइंग फेल कर गया। यहीं से इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का आधार तैयार हुआ। उधर पेट्रोलियम ने कुछ और भी गजब ढाया। थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज जिन्होंने अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू ही किया था, वो पेट्रोलियम के कॉस्ट के मार से इतने घबरा गए क्योंकि उनकी पूरी की पूरी रणनीति ही खराब हो गई। अब उनका पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन भी एडवर्सली अफेक्टेड हो गया। उधर एक दूसरा फैक्टर भी आ गया जिसके लिए दुनिया ने नहीं सोचा था, क्योंकि अब अभी तक हिस्ट्री में क्या था कि जितने भी थिंकर्स हुए थे, चाहे वो कैपिटलिस्ट हों या सोशलिस्ट हों, वो सोशलिस्ट हों, उस सब के सब थिंकर्स का यही मानना था, मार्क्स जैसे सोशलिस्ट का भी मानना था कि नहीं, दुनिया में जो प्रकृति है उनके पास अपार रिसोर्सेस है, वो कभी समाप्त नहीं होगा। और लोग आपस में क्यों कॉम्पीट करते हैं, जैसे शुरू के सोशलिस्ट ने कहा कि आपस में आप प्रतिस्पर्धा नहीं कीजिए। और कार्ल मार्क्स जिसने वर्कर्स के रूल की बात, वर्कर्स के रेवोल्यूशन की बात कही, उसका भी यही मानना था कि जो प्रकृति है या जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसको एक बड़ा वो प्रोग्रेसिवली लेता था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन चेंज लाएगा, पॉजिटिव चेंज लाएगा और इंडस्ट्रियलाइजेशन चलता रहेगा। लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा था कि एक समय आएगा कि प्रकृति नोटिस देना शुरू कर देगी कि हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है। एंड दैट हैपेंड इन 1970s। हालांकि सबसे पहले 1960 में कहा जाता है, कार्लसन नामक स्कॉलर थी, उन्होंने एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट बुक लिखी थी, उसका नाम था साइलेंट स्प्रिंग। और ये जो साइलेंट स्प्रिंग बुक है वो पहली बार इन्वायरमेंटल क्वेश्चन को उठाया ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के इंटेलेक्चुअल्स का ध्यान उसकी ओर आकर्षित किया। और तब दुनिया का ध्यान जो उस पर गया तो 1972 में पहली बार स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ। ये पहला इन्वायरमेंट पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था। हालांकि उस समय तक क्योंकि दुनिया कोल्ड वॉर में बटी हुई थी तो सोशलिस्ट कंट्री ने उसका बाइकआउट कर दिया। जो कम्युनिस्ट ग्रुप्स थे वो उन्होंने उसका बाइकआउट कर दिया, उसका बहिष्कार कर दिया। कैपिटलिस्ट कंट्री ने हिस्सा लिया, थर्ड वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्री ने भी हिस्सा लिया, इंडिया ने भी इसमें हिस्सा लिया। और हम मिसेज गांधी वहाँ प्रतिनिधित्व कर रही थी, तो मिसेज गांधी ने ही वहाँ पर एक नई पॉलिसी की नींव डाली थी, और वो थी पॉल्यूटर्स मस्ट पे। उन्होंने वहाँ कहा कि देखिए, जिन्होंने प्रदूषित किया है उन्हें इसकी कीमत चुकानी चाहिए। हम लोगों ने तो अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन ही शुरू किया है, हम लोग इसकी कीमत कैसे चुका सकते हैं? जो 150 ईयर्स बैक इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू किया, ये पूरे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट किया, तो वो तो काफ़ी आगे बढ़ गए उनकी इकोनॉमी, और हम तो बहुत पीछे हैं, हम तो गरीबी से फाइट कर रहे हैं। उन्होंने इतना तक कह दिया कि पॉवर्टी इज द वर्स्ट पॉल्यूटर, और अगर पोल्यूशन का मतलब है गरीबी से छुटकारा तो हम और भी पोल्यूशन चाहेंगे। तो इस तरह की बातें इंडिया ने उसी समय उस तरह की पॉलिसी उसने ली। लेकिन
सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। जब तक वहाँ से वो लौटी तब तक यहाँ पर हमारे वहाँ से लौटते ही भारत ने पहला इन्वायरमेंटल या दुनिया के आरंभिक इन्वायरमेंटल मूवमेंट देखा। आपने एक सुना होगा टेहरी गढ़वाल वाले मूवमेंट के बारे में, चिपको मूवमेंट के बारे में, तो वो मूवमेंट इंडिया में ही स्टार्ट हुआ था। तो हम इस तरह से देखते हैं कि अब देखिए ये जो थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज है उनके लिए दो बिग डिप्रेशर है, और वो एक बिग डिप्रेशर है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, दूसरा है ऑयल क्राइसिस। अब इस ऑयल क्राइसिस ने कम्युनिस्ट रशिया के कैरेक्टर को भी बदल दिया और अल्टीमेटली रशिया की इकोनॉमिक डिक्लाइन का कारण बन गया। एक महत्वपूर्ण ही फेमस स्कॉलर हैं जिनका नाम है एरिक हॉब्सबॉम। एरिक हॉब्सबॉम ने बात कही थी, उन्होंने कहा था कि जब पेट्रोलियम का की कीमत अचानक से बढ़ गई तो सोवियत रूस, जिसके पास हाइड्रोकार्बन का भंडार था, उसने पेट्रोलियम बेचकर मुनाफा कमाने को पहली प्राथमिकता दे दी। परिणाम यह हुआ कि पूरी दुनिया में पेट्रोलियम का वो सप्लायर बन गया, विशेषकर जो कैपिटलिस्ट वेस्ट है उसका सप्लायर बन गया। अब इसका नतीजा यह था कि सोवियत रशिया पेट्रोलियम निर्यात में लगकर वहाँ से इजी डॉलर लेने लगा। टेक्नोलॉजी और पर से उसका ध्यान हट गया। तो ऑन टेक्नोलॉजिकल फील्ड, तकनीकी फील्ड में वो पिछड़ता चला गया पश्चिमी देशों से। वो उसके लिए एक बड़ा ही डिसर्विस हो गया, और उस कारण जो सोवियत रूस की पूरी इकोनॉमी स्टैग्नेट करती चली गई। वैसे भी जो सोशलिस्ट मॉडल है उसमें खामियां नजर आने लगी। 1960 तक इस मॉडल ने काफ़ी तरक्की की थी, परंतु 1960 के बाद इसमें स्टैग्नेशन आना शुरू हुआ। और तभी क्योंकि कोल्ड वॉर चल रहा था तो सोवियत रशिया की इकोनॉमी पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था, और बाहर की दुनिया को ये सब नहीं पता चल पा रहा था। इधर जो कंट्रीज है उन्होंने भी कुछ जानबूझकर सोवियत रशिया को प्रोवोक किया कि वह इनके एनर्जी सप्लायर के रूप में काम करता रहे। तो देखते देखते सोवियत रूस की इकोनॉमी में स्टैग्नेशन आया, और लगभग यही हाल पूर्वी यूरोप की इकोनॉमी में ही था। तो सोशलिस्ट मॉडल धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगा, वही सिचुएशन आ रहा है। और अल्टीमेटली इधर थर्ड वर्ल्ड की इकोनॉमी क्राइसिस में फंस गई, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आ गया, उधर सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्राइसिस आ गई, इधर जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज है उन्होंने केंसियन इकोनॉमिक्स को छोड़ दिया। तो ऑयल क्राइसिस ने एक साथ बहुत सारे प्रभाव पैदा किए। अब वही स्थिति आई जब आन देश में सोवियत रशिया पिछाने लगा। उसी समय एक नए प्रेसिडेंट गोर्बाचोव का आगमन हुआ, और गोर्बाचोव ने कैपिटलिस्ट कंट्रीज के साथ, अमेरिका के साथ उसने वार्ता शुरू की, और उसने कोल्ड वॉर को समाप्त करने के लिए कदम उठाया। उसने काफ़ी उदारता उस फिल्म में दिखाई। तो बदलाव तो हो रहा था, कोल्ड वॉर समाप्त हो रहा था, और लेकिन तभी सोवियत रशिया में एक नए प्रकार की बेचैनी लोगों में आ गई, क्योंकि गोर्बाचोव ने गलती कर दी, एक बंद समाज को अचानक खोल दिया। तो सोवियत रशिया में ऐसा चेन प्रतिक्रिया हुई कि वहाँ पर विघटन का रास्ता तैयार हो गया। उधर सोवियत रशिया में परिवर्तन हो रहा है, उसका इम्पैक्ट सोशलिस्ट कंट्रीज के ऊपर पड़ा। हम लोगों के लिए तो एक करंट अफेयर था, हम लोग देख कर चकित थे, क्योंकि बचपन से हमने वो समाजवादी विश्व को देखा था, सोवियत रशिया को सुपर पावर के रूप में देखा था, और वो भारत का चूंकि बहुत क्लोज फ्रेंड था, इसलिए सोवियत रशिया से थोड़ी इंटीमेसी भी लग रही थी। लेकिन अचानक से लगा कम्युनिज्म पूरी दुनिया में भर भरा कर टूट गया। उधर ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में एक के बाद दूसरी साम्यवादी सरकार गिर गई, लग रहा था चेन रिएक्शन शुरू हो गया, और उसका प्रभाव फिर सोवियत रशिया पर उल्टा पड़ा। पहले सोवियत रशिया का प्रभाव पूर्वी यूरोप पर पड़ा, फिर उनका प्रभाव सोवियत रूस पर पड़ा, और फिर सोवियत रूस विघटित हो गया। जर्मनी जो दो पार्ट में बटा हुआ था, कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट, वो रीयूनिफाई हो गया। इस तरह से कोल्ड वॉर एक झटके से समाप्त हो गया। कोल्ड वॉर के समाप्त होने के बाद उधर कैपिटलिस्ट कंट्रीज ऑलरेडी सोच रहे थे कि कहीं नहीं केंसियन अर्थशास्त्र में दोष है, और मैंने पीछे आपको बताया है उसी समय मिल्टन फ्रीडमैन और फ्रेडरिक हायक जैसे दो इकोनॉमिस्ट आए थे। उनका कहना था कि केंसियन अर्थशास्त्र में दोष है, दुनिया को अब फ्री इकोनॉमी को लागू करिए, स्टेट के पावर को कम करिए, और एक बार फिर इकोनॉमी को आप कहीं ना कहीं जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स का जो बेसिक आइडियाज है, मार्केट फोर्सेस को रीएस्टैब्लिश करिए। तो यह जो उनका विचार है वो कम से कम दो ऐसे हेड ऑफ द गवर्नमेंट थे, उनको बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया। एक थे ब्रिटेन की मार्गरेट थैचर, और दूसरे थे अमेरिका के जॉर्ज वाशिंगटन, और अल्टीमेटली दोनों ने इस फील्ड में एक बड़ा इनिशिएटिव लिया, और इस इनिशिएटिव का परिणाम था जिसको कहते हो आप वाशिंगटन कंसेंसस। और 1989 में यह वाशिंगटन कंसेंसस लाया गया, और इसी के आधार पर दुनिया की इकोनॉमी को खोली जाने लगी। जो केंसियन अर्थशास्त्र उसका पतन हो चुका था, और फ्रेडरिक हायक और मिल्टन फ्रीडमैन के विचारों पर आधारित एक नई प्रकार की आर्थिक नीति लागू की जा रही थी, जिसका आधार वाशिंगटन कंसेंसस था, जिसमें फिर एक बार मार्केट फोर्सेस को, डिमांड एंड सप्लाई के रूल्स को रिस्टेब्लिश किया जाना था, गवर्नमेंट के इंटरवेंशन को कम किया जाना था,
और एक तरह से इकॉनमी में जो गवर्नमेंट का रोल है उसको, उसके फिस्कल पॉलिसी के जोर को कम किया जाना था। यही था इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। इसको न्यू लिबरल इकॉनमी इसलिए कहते हैं कि जो पुरानी लिबरल है वो एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो का क्लासिकल इकोनॉमिक्स था, लेकिन यह जो इकॉनमी है यह न्यू लिबरल इकॉनमी कहलाई, क्योंकि उसी के कुछ मानदंडों को इसने अपनाया था। अब उसमें चुनौती यह खड़ी हुई कि थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज क्यों मानेंगे, क्यों इस वाशिंगटन सहमति के बिंदु को मानेंगे। तो चूंकि जानते थे कि इनकी इकॉनमी खराब हो चुकी है, इनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं होगा, ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का दरवाजा खटखटाएंगे इकोनॉमिक असिस्टेंस के लिए, आर्थिक सहायता के लिए, और वही मौका होगा कि इन्हें बदलने के लिए विवश किया जाएगा। और वो दिन आया, एक के बाद दूसरे कंट्री आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का दरवाजा खटखटाने लगे। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने बड़े भोलेपन से उनके सामने वो आर्थिक उदारीकरण का मॉडल रख दिया। कहा कि आपको हम लोन दे सकते, लेकिन हमें भरोसा नहीं है कि प्रेजेंट पॉलिसी में आप उसको रीपेमेंट कर पाएंगे, इसलिए अगर आप अपनी इकोनॉमी में कुछ फंडामेंटल चेंजेस करेंगे तब हमारा भरोसा जगेगा और हम आपको लोन दे पाएंगे। अब उनके पास कोई चारा नहीं था। यही स्थिति इंडिया के पास 1991 में थी। उसके पास 2 ही वीक के कुल मिला के ऐसे फॉरेन करेंसी बची हुई थी जिसे वो ट्रेड कर सकता था। तो अल्टीमेटली सभी ने बारी बारी से आईएमएफ के इस कंडीशनलिटीज को स्वीकार कर लिया। तभी 95 में डब्ल्यूटीओ का भी गठन हो गया और वो विश्व व्यापार संगठन वो आर्थिक उदारीकरण को लागू कराने वाला एक महत्वपूर्ण एजेंसी बन गया। इस तरह से दुनिया में फिर एक बार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था छा गई, समाजवादी अर्थव्यवस्था विघटित हो गई और पूरी दुनिया की इकोनॉमी का एकीकरण किया जाने लगा। इसे हम इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, अब आज इतना ही और हमारा यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इसे तन्मयता से सारे रिकॉर्डिंग को सुनेंगे और वर्ल्ड में जो चेंजेज हुआ ग्रेजुअली उसे समझने का प्रयास करेंगे। हमारे पास इतना अवकाश नहीं था कि हम उसको डिटेल्स कर पाते। हमने बहुत ही संक्षिप्त रूप में उसकी झलक आपको देनी चाहिए। आगे भी हम समय समय पर आते रहेंगे, लेकिन यह प्रोग्राम में कुछ बात शुरू करूंगा। मेरा यह प्रोग्राम पूरा हुआ, आगे का प्रोग्राम के लिए आपको फिर पहली पूर्व सूचना मिल जाएगी। फिर हम एक बार मिलेंगे, लेकिन अगले मंडे को नहीं, अब बहुत अगले या बहुत आगे चलकर फिर हम इस प्रोग्राम की घोषणा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू अगेन।